वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर। थोड़ा सा शफल करना पड़ेगा, मैं बता दूंगा क्या हम स्किप कर रहे हैं और कौन से पेजेस को हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो हम आई थिंक वी हैव रेड अप टिल दिस पॉइंट, तो पेज नंबर 68 से ऑनवर्ड्स रिवर्स ऑर्डर में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। अब रिवर्स में फ़िलहाल नहीं चल सकते क्योंकि हमें ये टॉपिक करना है, तो हम ये कर लेते हैं पहले। अब देखो ऐसा है कि देर वॉज अ पर्सन कॉल्ड लैंड स्टीनर हु डिस्कवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड ग्रुप इन द ईयर 1900। और ब्लड ग्रुप में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है एंटीबॉडीज़, ठीक है, जो कि प्लाज्मा में होता है, और एक होता है एंटीजन जो कि हेरिडिटरी इनहेरिटेबल मटेरियल होता है, जो कि आरबीसी में होता है, ठीक है। नोमेनक्लेचर में स्मॉल लेटर से तुम्हें एंटीबॉडी डिनोट करते हैं और कैपिटल लेटर से तुम्हें डिनोट करते हैं एंटीजन, दैट इज़ द हेरिटेबल मटेरियल, राइट। तो हम क्या बता रहे थे कि एंटीबॉडीज़ क्या होता है और एंटीजन क्या होता है। तो एंटीजन तुम्हारा रेड ब्लड सेल में होता है और एंटीबॉडी किस में मिलता है, प्लाज्मा में मिलता है, ठीक है। ईयर 1900 में लैंड स्टीनर नामक व्यक्ति ने ये कॉन्सेप्ट का डिस्कवरी किया था। अब कैसे होता है देखो कि मतलब कॉम्बिनेशंस वगैरह, ये मेरे ख्याल से ट्रांसफ्यूजन वाला प्रिंसिपल है। जैसे ए ग्रुप है तो वो ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है। फिर कोई अगर पर्सन बी ग्रुप का है तो बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, ठीक है। फिर अगर कोई पर्सन ए बी ग्रुप का है तो ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है। क्या? नहीं, गलत, ठीक है। अगर कोई बंदा ए बी ग्रुप का है तो सबसे संकीर्ण पॉसिबिलिटी होती है ए बी ब्लड ग्रुप में, दैट इज़ वो सिर्फ ए बी को ही दे सकता है, सिर्फ और सिर्फ ए बी को दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता। जबकि ओ की बात करें तो वो सभी लोगों को दे सकते हैं, ए को दे सकता है इंडिविजुअली, बी को दे सकता है इंडिविजुअली, ए बी को दे सकता है इंडिविजुअली, एंड ओ को तो दे ही सकता है। तो अब 1937 में लैंड स्टीनर एंड वीनर डिस्कवर्ड एंटीजन इन ब्लड ऑफ मंकी। अब कुछ साल बाद यानी 37 ईयर्स लेटर लैंड स्टीनर के साथ एक और दोस्त आ गए वीनर नामक, जिन्होंने एक रीसस RH फैक्टर की डिस्कवरी की थी। सो इफ़ अ ब्लड हैज़ दिस प्रोटीन then blood is RH positive, otherwise RH negative. By that sense O negative is a universal donor, मतलब उसमें फिर वो प्रोटीन होता नहीं है RH वाला, ठीक है। तो फिर तो वो किसी को भी दिया जा सकता है। एंड AB पॉजिटिव इज़ यूनिवर्सल एक्सेप्टर बिकॉज उसमें वो वाला एंटीजन भी होता है, ठीक है, RH एंटीजन भी होता है। तो ये एक प्रकार का ब्लड प्रोटीन होता है और अगर ब्लड में पाया जाएगा तो पर्सन विल बी कॉल्ड RH पॉजिटिव, अदरवाइज RH नेगेटिव, ठीक है। तो अगर कोई O नेगेटिव है, इसके मतलब कि वो वैसे तो सभी को दे पाता, अगर सिर्फ O की बात करें तो वो तो सबको दे पाता, बट नेगेटिव है इसका मतलब वो एंटीजन भी नहीं है, दैट मीन्स वो AB पॉजिटिव को भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो इस लिहाज से O नेगेटिव इज़ द यूनिवर्सल डोनर एंड AB पॉजिटिव इज़ द यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ठीक है। देन AB ग्रुप डज नॉट हैव एंटीबॉडीज़। AB ग्रुप, ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली कई बार पूछ लेते हैं। ये जो AB ग्रुप होता है ये इसमें एंटीबॉडीज़ नहीं होती हैं, मतलब रीज़न कि जब तुम ब्लड डोनेट करते हो और पर्सन हु इज़ डोनेटिंग द ब्लड इज़ AB ब्लड ग्रुप, तो फिर वो AB ब्लड ग्रुप वाले को ही दे सकता है। ऐसा क्यों है? बिकॉज AB वाले के पास कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो ये हो गया, कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं होती है। तो इसके कॉन्ट्ररी जो O ब्लड ग्रुप वाला होता है, क्या उसके पास सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं? दिस इज़ अ क्वेश्चन यू कैन फाइंड आउट, ठीक है। तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं, देखो 1900 में लैंड स्टीनर नामक व्यक्ति ने ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट खोजा था और ये पाया कि RBCs में तुम्हारे एंटीजन होता है जो कि हेरिटेबल मटेरियल होता है, और प्लाज्मा में तुम्हारे जो है एंटीबॉडीज़ होता है, ठीक है। स्मॉल लेटर से एंटीबॉडी डिनोट करते हैं और एंटीजन कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ये हो गया। इसके बाद 1900 में डिस्कवरी हुई थी ब्लड ग्रुप की बाय लैंड स्टीनर। फिर 1937 की बात करें तो लैंड स्टीनर और वीनर आ गई, तो दे डिस्कवर्ड एंटीजन इन ब्लड ऑफ मंकी। अब अगर ब्लड में रीसस नाम का प्रोटीन होगा तो वो RH पॉजिटिव कहलाएगा, नहीं होगा तो RH नेगेटिव कहलाएगा। तो उस लिहाज से O नेगेटिव बिकम्स द यूनिवर्सल डोनर एंड AB पॉजिटिव बिकम्स द यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ठीक है। इसके बाद तो ये डिस्कवरी हुई थी 1937 में बाय लैंड स्टीनर एज विद वीनर, ठीक है। इसके बाद एक आइसोलेटेड फैक्ट ये है कि AB ग्रुप जो होता है, AB ग्रुप, उसके पास कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं होती हैं,
देन कॉन्ट्ररी टू दिस फैक्ट ओ ब्लड ग्रुप के लिए भी तुम अपना दिखा लेना, ठीक है। फिर इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, दिस इज़ हेमोलिटिक एनीमिया, इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। इट मीन्स दैट इफ़ अ वुमेन इज़ RH नेगेटिव एंड अ मैन इज़ RH पॉजिटिव, और ये लोग अगर कंसीव कर देते हैं एक चाइल्ड, द चाइल्ड में बी RH पॉजिटिव लीडिंग टू इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन मदर एंड फीटस। द चाइल्ड में बी RH पॉजिटिव, अब अगर RH पॉजिटिव हो गया, लीडिंग टू इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन मदर एंड फीटस वाइल ही इज़ स्टिल, द चाइल्ड इज़ स्टिल इन द वूम। तो अब उसकी मदर तो RH नेगेटिव थी, जबकि जो चाइल्ड इन द वूम है वो RH पॉजिटिव हो गया। So this causes incompatibility between the mother and the fetus, and if mother's blood mixes with the fetus's blood, mother's body will make antibodies against the fetus's blood. So उस केस में डेथ होना पक्का है, ठीक है। मदर्स बॉडी विल मेक एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द fetus's blood, ठीक है। तो ये एक बहुत ही विशिष्ट और दुखदाई, मतलब कह सकते हैं अनलकी सिचुएशन पैदा हो जाती है। तो अनलकी सिचुएशन पैदा हो जाती है, उसमें यह है कि अगर कोई जैसे वुमेन जो मदर है वो RH नेगेटिव है और फादर RH पॉजिटिव है, और उस केस में अगर बेबी जो हुआ जो वूम में रहेगा, ठीक है, वो RH पॉजिटिव अगर हो गया, तो फिर इनकम्पैटिबल हो जाएगा उसका RH पॉजिटिव मदर के RH नेगेटिव से, और फिर मदर का RH नेगेटिव एंटीबॉडीज़ बनाने लगेगा अगेंस्ट द बेबीज़ RH पॉजिटिव ब्लड, और उस केस में बेबी की डेथ हो जाएगी, ठीक है, फीटस की। इसको बोलते हैं इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। ये RH के इनकम्पैटिबिलिटी से होता है बिटवीन द मदर्स ब्लड एंड द बेबीज़ ब्लड। द नॉसिया, चेस्ट पेन एंड पर्स्पिरेशन आर सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक अमंगस्ट एनिलिड श्रेणी में अर्थ फॉर्म आता है। द हीमोग्लोबिन इज डिजॉल्व्ड इन द प्लाज्मा, ठीक है। हीमोग्लोबिन वैसे तो सभी में मैमल्स वगैरह में RBC में होता है, ठीक है, लेकिन कुछ जैसे एनिलिड है अर्थवॉर्म, तो उसमें हीमोग्लोबिन कहाँ, प्लाज्मा में मिलता है, ठीक है। ओल्डर पीपल टेंड टू हैव हायर ब्लड प्रेशर, इसमें क्या फैक्ट है। देन द ब्लड प्रेशर इन आवर बॉडी इज ग्रेटर दैन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज 760 millimeter of Hg. The atmospheric pressure is measured with respect to vacuum, so in vacuum actual BP of our body will be 760 plus 120 equals to 880 millimeters of Hg. फिर से बता रहा हूँ, वैसे तो आमतौर पे हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है कंपेयर टू BP in our body is greater than the atmospheric pressure which is 760 mm of Hg. The atmospheric pressure is measured with respect to vacuum. अब ये जो हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं दैट इज़ एक्चुअली वैक्यूम में होता है। सो इन वैक्यूम एक्चुअल BP ऑफ आवर बॉडी 880 millimeters ऑफ Hg हो जाएगा, ठीक है। अब ये 120 कहाँ से आया? आई थिंक दिस इज़ द जो हमारा BP होता है, मतलब अपर वाला होता है, मेरे ख्याल से सिस्टोलिक बोलते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, वो 120 millimeters ऑफ Hg होता है, तो उसको जोड़ना पड़ेगा। तो देख सकते हो कि हमारा ब्लड प्रेशर फिर वैक्यूम सिचुएशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा, और ऐसे भी आमतौर पे ज़्यादा ही होता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें इस पेज पे थी। नाउ कमिंग बैक टू दिस लाइक इराइथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। देखो स्टार्टिंग फ्रॉम थ्रोम्बोसाइट्स, लेट मी टेल यू दैट दिस इज़ प्लेटलेट्स, ठीक है, एंड दीज हैव नो न्यूक्लियस। RBC में भी न्यूक्लियस नहीं होते, प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस नहीं होते। इनकी लाइफ टाइम 8 से 10 दिन ही होती है, और इनकी संख्या 1.5 लाख होती है, मतलब एक हेल्दी एडल्ट में, एंड दे प्रिवेंट ब्लीडिंग। सो दैट इज़ द रोल ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स। उसके बाद ल्यूकोसाइट्स की बात करें तो इनको WBC बोला जाता है, और इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि RBC केवल मैमल्स की अगर बात करें या हम अपने ह्यूमंस वगैरह की, तो उसके मतलब RBC में न्यूक्लियस नहीं मिलता है, जबकि कैमल्स और लामा, ये लामा मेरे ख्याल से तिब्बत वाले जो होते हैं वो हैं, इनके RBCs में न्यूक्लियस मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। अब ये हम कह रहे हैं कि WBC में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, एंड दे आर मेड ऑफ मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स ऑफ द बोन मैरो। सो द ल्यूकोसाइट्स आर मेड ऑफ मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स ऑफ द बोन मैरो। इनकी संख्या लगभग 10,000 पर माइक्रोलीटर होती है ऑफ ब्लड। और WBC 2 प्रकार के होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स।
अब ग्रैन्युलोसाइट्स में 3 होते हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। अब न्यूट्रोफिल्स बेसिकली एंटीमाइक्रोबियल एंटीबायोटिक्स वाला काम करता है और हीलिंग का काम करता है, ठीक है। दे हील द डैमेज सेल्स एंड रिजॉल्व इन्फेक्शंस एंड दे आर द मोस्ट अबंडेंट ग्रैन्युलोसाइट, सबसे ज़्यादा होते हैं ये। उसके बाद बेसोफिल्स की बात करें तो ये एक्चुअल वो में होते हैं जो मेरे ख्याल से क्लॉटिंग वगैरह, क्योंकि इसमें एंटी कोएगुलेंट हेपेरिन होता है और हिस्टामिन होता है, ये सिर्फ 1% ऑफ द WBC होते हैं, जबकि 2 से 4% होते हैं आपके इओसिनोफिल्स। ये एलर्जिक कंडीशंस में इम्प्लिकेट हो जाते हैं, ठीक है, इम्प्लिकेटेड इन द एलर्जिक कंडीशंस, ये 2 से 4% होते हैं। तो मैंने क्या बताया कि प्लेटलेट्स बताया, प्लेटलेट्स हैव नो न्यूक्लियस, देन 8 to 10 days on and 1.5 lakh। देन ल्यूकोसाइट्स की बात करें तो ल्यूकोसाइट्स they are made of the multipotent stem cells made of the bone marrow and they have nucleus। then they are of 2 types, granulocytes and agranulocytes। granulocytes में 3 प्रकार के होते हैं, eosinophils, फिर basophils and neutrophils। neutrophils सबसे ज़्यादा मात्रा में होते हैं, उनका काम होता है to heal and to resolve infections, एंटीबायोटिक वाला काम। then basophils का काम होता है क्या, एंटीकोएगुलेंट प्रॉपर्टीज़ होते हैं, एंटीकोएगुलेंट हेपेरिन और हिस्टामिन होता है, दे आर ओनली 1% of the entire WBCs। then eosinophils की बात करें so they are implicated in the allergic conditions and they are 1% of the entire WBCs। फिर WBC ओवरऑल की संख्या की बात करें तो 10,000 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे तुम्हें, ठीक है, पर माइक्रोलीटर ऑफ द ब्लड। फिर ए ग्रैन्युलोसाइट्स में तुम्हारे होते हैं, ए ग्रैन्युलोसाइट्स में तुम्हारा लिम्फोसाइट्स आ जाता है, दैट इज़ ये स्प्लीन में होता है, स्प्लीन इज़ फाउंड इन द लिवर। तो ए ग्रैन्युलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स आएगा, और लिम्फोसाइट्स 2 प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। तो टी लिम्फोसाइट्स दे किल द ट्यूमर सेल्स, वेरस बी लिम्फोसाइट्स दे मेक एंटीबॉडीज़, ठीक है। इसके अलावा एक और WBC होता है, वन ऑफ द लेसर नोन WBC, मोनोसाइट्स। they only transformed into macrophages because macrophages are the substances that actually recycle RBC, ठीक है। तो lymphocytes स्प्लीन में बनते हैं, ये याद रखना। और रिसाइकलिंग ऑफ RBC का भी ये फंक्शन स्प्लीन में होता है, तो मोनोसाइट्स भी स्प्लीन में ही बनते होंगे, कंफर्म कर लेना। उसके बाद आते हैं इराइथ्रोसाइट्स पे, दैट इज़ रेड ब्लड सेल्स। अब ये इनकी संख्या लगभग 2.4 मिलियन RBCs आर प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड। इनकी लाइफ साइकिल 120 days होती है, एंड देन फाइनली दे आर रिसाइकल्ड बाय द मैक्रोफेजेस, ठीक है, और मोनोसाइट्स। अब हम बताएं अगर पूरे ब्लड वॉल्यूम की बात करें तो 45% ऑफ द ह्यूमन ब्लड वॉल्यूम इज़ RBC। बाकी 55% क्या होता है, देखो अराउंड 55% ऑफ आवर ब्लड वॉल्यूम इज़ मेड ऑफ प्लाज्मा। तो अगर 45% RBC है तो 55% प्लाज्मा हो जाएगा, ठीक है। तो यही हम कह रहे हैं कि हीली पीपल के पास RBC काफ़ी ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद मेल्स में ज़्यादा होता है फीमेल के कंपैरिजन, ठीक है। तो ये याद कर लो, मेल्स के पास ज़्यादा होता है। देन स्प्लीन इज़ द ब्लड बैंक, ओल्ड RBC आर रिसाइकल्ड हियर एंड लिम्फोसाइट्स आर मेड हियर। देन हाँ ठीक है, लिम्फोसाइट्स आर मेड हियर। देन हीमोग्लोबिन इज़ अ आयरन कंटेनिंग मेटालोप्रोटीन इन RBC इन ऑलमोस्ट ऑल वर्टिब्रेट्स एंड सम इनवर्टिब्रेट्स। देखो मैंने बताया था कि हीमोग्लोबिन जो है एनालिड अर्थवॉर्म में प्लाज्मा में मिलता है, जबकि सभी मैमल्स और वर्टिब्रेट्स में RBC में मिलता है। और पॉलीसाइथेमिया इज़ अ कंडीशन जहाँ पे ब्लड स्टार्ट्स टू गेट थिकर बिकॉज ऑफ एब्रप्टली इंक्रीजिंग RBCs, राइट। सो इट हैज़ स्टार्टेड रेनिंग, तो आई थिंक आई शुड सेव नाउ। तो हमारे एनीवेज ये सारे प्रकार के ब्लड वो हो गए। अब आगे देखते हैं इसमें। ऑल राइट, तो अब अगर हम हीमोग्लोबिन की संख्या की बात करें तो ये पर 100 ml में 12 से 13 ग्राम मिल जाता है, 12 से 18 ग्राम मिलेगा पर 100 ml में 12 से 18 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड हीमोग्लोबिन मिलता है। नाउ कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड्स एट द सेम साइट इन द हीमोग्लोबिन वेयर ऑक्सीजन बाइंड्स बट 250 times more tightly, so this causes a condition called hypoxia which is quite dangerous, whereas hypoxemia ये तो आम तौर पे कभी कभी जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ब्लड में तब हाइपोक्सीमिया हो जाता है, और हाइपोक्सीमिया से ब्रेथलेसनेस और पैंटिंग जैसी सिचुएशन हो जाती है, बट हाइपोक्सिया इज़ मोर डेंजरस, ठीक है। बट ब्लड ग्लूकोज मेजर्ड इन मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। तो ब्लड ग्लूकोज
कैसे नापते हैं, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ग्लूकोज नापते हैं मिलीग्राम पर डेसीलीटर में, ठीक है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर, mg/dl, ठीक है। फिर थ्रोम्बिन एक ऐसा केमिकल होता है जो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है और इट प्रमोट्स ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन। देन परसेंटेज ऑफ वाटर इन द प्लाज्मा 90% होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन हैज़ 2 स्टेप्स फॉर फाइनल एनर्जी क्रिएशन। अभी बता चुके हैं कि एक होता है ग्लाइकोलिसिस जिसमें नेट गेन ऑफ एनर्जी 2 ATP की होती है, और क्रेब्स साइकिल जिसमें 38 ATP का नेट एनर्जी मतलब बनता है। अब ग्लाइकोलिसिस ये होता है तुम्हारा साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि क्रेब्स साइकिल जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है, या फिर सेल मेम्ब्रेन में होता है प्रोकैरियोट्स, बट सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स, या फिर ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ है माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोट्स, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में हो रहा है, उसमें क्या करते हैं, glucose is converted into pyruvic acid, which is also known as EMP path, and actually 2 molecules of pyruvic acid is formed from 1 molecule of glucose. The free energy released in the reaction is used to create ATP and NADPH. The free energy released in this process is used to create ATP and NADPH, ठीक है। तो NADPH का फुल फॉर्म होता है निकटीनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। फिर से बता रहे हैं, निकटीनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, दैट इज NADP, ठीक है। तो एक बार फिर से बता रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस दिस अकर्स इन द साइटोप्लाज्म, जहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से, और इस रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है उससे 2 ATP, उससे जो है ATP और NADPH बनता है। अब कितने ATP, तो वैसे तो ओवरऑल 4 ATP बनते हैं, बट 2 कंज्यूम हो जाते हैं फॉस्फोराइलेशन में, और ओवरऑल नेट गेन ऑफ ATP 2 होता है। अब अगले प्रोसेस में चलें, क्रेब्स साइकिल में, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यूकैरियोट्स में, या फिर सेल मेम्ब्रेन में होता है, प्रोकैरियोट्स में। यहाँ पे टोटल ऑक्सीडेशन हो जाता है पायरुविक एसिड का, एंड द एंड प्रोडक्ट इज CO2 वाटर एनर्जी, ठीक है। एंड प्रोडक्ट बनता है CO2 वाटर एंड एनर्जी, एंड द टोटल नेट गेन ऑफ 38 ATP। तो ये 2 साइकिल होता है। The total oxidation of pyruvic acid occurs in the second step, that is Krebs cycle, which happens in the mitochondria of eukaryotic organisms or cell membrane of prokaryotic organisms. तो total oxidation of pyruvic acids, final products बनते हैं CO2, energy और water, net gain of energy 38 ATP। तो total दोनों phases में मिला दें तो 40 ATP का net gain होता है। Then Ganong's respirometer की बात करें तो ये respiratory quotient नापता है, that is the ratio of volume of oxygen evolved over the volume of CO2 produced during respiration. This is the highest for carbohydrates, ठीक है, compared to fats and proteins. तो ये याद कर लो, respiratory quotient is maximum for carbohydrates, that is the amount of oxygen evolved over volume of carbon dioxide produced, ठीक है। अब इसके बाद during respiration nitrogen comes out in the same amount as it was inhaled, ठीक है। Thus nitrogen is unaffected. The correct order of flow of oxygen in human is lungs के बाद blood में, उसके बाद टिश्यू में। हम ऑक्सीजन के फ्लो की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ जाएगा ऑक्सीजन, लंग्स में जाएगा, उसके बाद ब्लड में जाएगा, उसके बाद टिश्यू में जाएगा, टिश्यू, राइट। अब ATP हाइड्रोलिसिस इन टू ADP इज़ द फाइनल लिंक बिटवीन एनर्जी डिराइव फ्रॉम फूड एंड सनलाइट। तो हमने अभी ऊपर ATP की बात की, 40 ATP मिल गया था, बट एक्चुअली उसका भी हाइड्रोलिसिस हो जाता है ADP में, एंड दैट इज़ द फाइनल लिंक बिटवीन एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम फूड एंड सनलाइट। Thus ATP to ADP biotransformation provides the maximum energy to human body, ठीक है। ATP to ADP biotransformation provides maximum energy to human body. Then there was a person called William Harvey who discovered blood circulation system first. Right, so there was a person called William Harvey, इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम निकाला था सबसे पहले। और वैसे देखा जाए तो क्रस्टेशियन इंसेक्ट्स
mollusks and invertebrates, they have open circulatory system, right? तो ऐसे कर सकते हैं कि CIMI, they have open circulatory system. Then double layer sac enclosing the heart, जिसमें fluid होता है, that is called pericardial sac, and the septum separates the two sides of the heart. The upper two chambers are receivers called auricles, and the lower two chambers are called ventricles, which discharge blood by contracting relating to systolic state. जो systolic pressure होता है उसी हिसाब से ventricle से pump कर दिया जाता है. और जो rhythm होती है heart की, that is determined by a group of pacemaking cells called sinoatrial node. Then trachycardia is a condition where 100 plus beats per minute हो जाती है heartbeat, ठीक है. Now the heart receive blood flow low in oxygen. हार्ट में ब्लड जाता है जो कि लो इन ऑक्सीजन होता है, विच एंटर्स द राइट ऑरिकल में गया थ्रू द सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा. देन द ब्लड पासेस थ्रू द देन द ब्लड पासेस टू राइट वेंट्रिकल, ठीक है. राइट ऑरिकल में आया सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा से, उसके बाद राइट वेंट्रिकल में चला गया. फ्रॉम देयर इट गोज़ टू पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब लंग्स में चला गया. लंग्स में उसको ऑक्सीजन मिल गया और CO2 रिलीज़ हो गया. ऑक्सीजनेटेड ब्लड देन एंटर्स द left auricle and then moves to left ventricle, और finally left ventricle से pump कर दिया जाता है through the aorta to different parts of the body, and then it is further carried away through the arteries. Then 120/80 mm Hg ये normal होता है, ठीक है. The 120 refers to the systolic pressure in arteries when the ventricles contract. तो ये जो 120 है ये तब नापा जाता है जब arteries contract होती हैं, आर्टरीज में नापा जाता है जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है. अब ये ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन वो होता है जब अचानक से मतलब सर के सामने कालापना हो जाता है, जब बैठे बैठे खड़े हो जाते हैं हम लोग, तो ब्लड फ्लो कम रहता है अचानक से, ठीक है. उसको कंडीशन को बोलते हैं ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन. द ब्लड प्रेशर इज़ मेजर्ड थ्रू स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है. ऑलराइट, देन सेमील्यूनर वॉल्व्स की बात करें. अब आर्टरीज़ की तो बात कर ली, वहाँ पे वेंट्रिकल्स में प्रेशर के साथ पंप होता है तो फिर डिस्चार्ज होता है आर्टरीज़ के थ्रू. लेकिन वेंस से ब्लड कैसे आता है हार्ट की तरफ, वहाँ तो कोई पंप लगा नहीं है. तो एक्चुअली वेंस में ना कुछ ऐसा इलास्टिक मैकेनिज्म होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज सेमील्यूनर वॉल्व्स, जो पुश कर देता है ब्लड को, प्रेजेंट इन द वेंस, विद विच वेंस आर एबल टू कैरी द ब्लड फॉरवर्ड टू द हार्ट. देन हेपाटिक पोर्टल वेन, ये लीवर में जाती है बेसिकली. जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लीवर हो गया, वहाँ जो भी खाना से इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है वो फिर उसको लीवर तक पहुँचाना होता है. तो लीवर तक पहुँचाने के वाला काम कौन करता है? हेपाटिक पोर्टल वेन, ठीक है. combines from capillaries near the gastrointestinal tract where the blood absorbs the various products of digestion. Then HPV branches into secondary capillary system towards the liver, ठीक है. तो बेसिकली डाइजेशन ट्रैक्ट वाले कैपिलरीज से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन को कैरी करके अलॉन्ग विद ब्लड लिवर में पहुंचाता है हेपाटिक पोर्टल वेन. देन ब्लड का पीएच करें तो 7.4 होता है, थोड़ा एल्कलीन होता है. एडल्ट्स हैव नियरली 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड, ठीक है. मतलब हमारे शरीर में 5 लीटर 6 लीटर तो ब्लड हो गई, ठीक है. देन HPV के बारे में बता दिया मैंने. देन प्लाज्मा के बारे में बता दिया. तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है.